अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर मास्टरी, कैसे एक चैप्टर को मास्टर करना है। पहली बात तो आप अंदर समझो स्टडी और प्रिपरेशन के बीच में। स्टडी मतलब बैठ के पढ़ना, जस्ट किताब के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। प्रिपरेशन मतलब ये कि एग्ज़ाम की तैयारी करना, कि एग्ज़ाम में जिस तरह के सवाल आते हैं वो सवाल मैं करने लायक बन चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं उनको एक्यूरेटली सॉल्व कर लेता हूँ, विद इन टाइम सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन मेरे को सही करना है, उसके लिए मेरे पास 2 मिनट हैं एक क्वेश्चन को सही करने के लिए। मैं घर पे उसे एक्यूरेटली कर लेता हूँ 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ, सेम लेवल का क्वेश्चन, और मैं उसे 1.5 मिनट में कर लेता हूँ। ये होती है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और ऐसा मैं कर सकता हूँ सारे चैप्टर्स के लिए। अगर सारे चैप्टर इकट्ठे मेरे से पूछ लिए जाएँ, किसी भी चैप्टर में कुछ भी पूछ लिया जाए, और मैं स्टिल यही एक्यूरेसी और स्पीड से कर पाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन। ये होती है जेई प्रिपरेशन, एक्चुअली ट्रू जेई प्रिपरेशन। बाकी सब जो आप करते हो स्टडी के नाम पे वो सब नकली है। अगर आप अपने आप को इस लेवल पर तैयार नहीं कर रहे हो तो फिर आप जो कर रहे हो उस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी किसी स्कोर में या आपकी किसी मेंटल एबिलिटी में, स्किल में ट्रांसलेट नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझो, नंबर 1 अपनी अप्रोच चेंज करो। कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, चैप्टर्स नहीं। अभी आप क्या करते हो, चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हो, चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन चैप्टर बनता है कॉन्सेप्ट से। एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ के जब आप उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस की अलग अलग तरह की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, देन होता क्या है कि जब हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो हम 15 तरह के कॉन्सेप्ट इकट्ठे कर लेते हैं अपने दिमाग में। अब उन 15 चीज़ों को एक साथ कैसे अप्लाई करें? जैसे आप देखोगे ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट आप एक पढ़ते हो, लेकिन उसकी बस कुछ ही थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको कराई जाती है, उसके बाद फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर तीसरा आ जाता है। ऐसे होता जाता है। फिर मेजर प्रैक्टिस आपकी तब कराई जाती है जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इतने में तो आप भूल चुके होंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन्हें कैसे कैसे अप्लाई करना है। आपका दिमाग नहीं चल पाएगा 15 कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करने में, जब तक आपने एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में बहुत टाइम नहीं दिया है। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करना होता है। लेकिन भैया इसमें तो टाइम लग जाएगा, नहीं, मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप इसको जितने टाइम में आप नॉर्मली चैप्टर कंप्लीट करते हो ना, 1/3 टाइम में कंप्लीट कर सकते हो या हाफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हो, प्रॉपरली करके। यस, मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को अच्छी तरह से करना उनको करने का फास्टेस्ट तरीका होता है, और ये बात पे आप यकीन नहीं करोगे आप, क्योंकि आपको उल्टा समझाया गया है। आपको बोला गया है जितना टाइम दोगे उतना ज़्यादा देर से होगा। नहीं, मुझे बताओ, जितना डीपली आप थ्योरी को पढ़ोगे, क्या उतनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे? आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें 3.5 मिनट लग रहे हैं, थ्योरी अगर और ढंग से पढ़ लेते तो मे भी 2.5 मिनट लगता। तो हर एक क्वेश्चन में आपका 1 1 मिनट बच रहा है। आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, आपके 100 मिनट बच रहे हैं, अगर आपने एक बार ढंग से थ्योरी पढ़ ली होती तो 20 मिनट और देकर। समझ रहे हो बात को? तो आप जितना क्वालिटी से काम को करते हो उतनी आपकी स्पीड बिल्डअप होती है। क्वालिटी गिव्स द क्वांटिटी, ठीक है, और क्वांटिटी गिव्स द क्वालिटी। तो आपको ऐसा नहीं करना कि मैं किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ, नहीं, कि मैं क्वालिटी पे कर रहा हूँ या क्वांटिटी पे कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं करना। आपको हबड़ तबड़ नहीं मचानी। देखो ऐसा होता है, सब लोग आपको बिलीव करवाएंगे टाइम कम है, इससे आप हबड़ तबड़ मचाओगे, इससे आप वो चीज़ें डीपली नहीं कर पाओगे जो कि आप कर सकते थे। डीपली नहीं कर पाओगे तो वो स्कोर में कन्वर्ट ही नहीं होगी आपकी मेहनत। आपकी मेहनत स्कोर में कन्वर्ट होने के लिए सर्टेन आपको डेप्थ तक वो मेहनत करनी होती है, समझ रहे हो? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात तो कॉन्सेप्ट वाइज चलना है, चैप्टर वाइज नहीं। कॉन्सेप्ट कहाँ लिखे हैं? जे एडवांस के सिलेबस में लिखे हैं, जेई मेन के सिलेबस में लिखे हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट उठाओ और उन कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। और इनफैक्ट आपके चैप्टर्स में कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो कि सिलेबस में लिखे ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको करवाए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो उन पे आपको डेफिनेटली टाइम स्पेंड नहीं करना है। फिर उसके बाद ये कि जैसे आप कोई चैप्टर शुरू करते हो, गेट इंट्रोड्यूस राइट। अगर इंट्रोडक्शन में ही कोई आपको ये दिखा देगा कि चैप्टर बहुत टफ है, तो आपको ये बिलीव होने लगेगा कि चैप्टर बहुत टफ है। मैं आपको बता दूं, कोई भी चैप्टर उतना टफ नहीं जितना आप सोचते हो। आपको गलत तरह से इंट्रोड्यूस किया गया उस चैप्टर पे, इसलिए ऐसा है कि आपको टफ लगता है। जैसे मान लेते हैं ऐसा है कि आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई जा रही है, लेकिन ऑप्टिक्स से पहले अगर लाइट की प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से नहीं समझाई जा रही, उसके वेव नेचर, उसका पार्टिकल नेचर एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं बताई जा रही हैं, तो फिर आप जब लाइट के साथ काम कर रहे होगे तो आप तुक्का मार रहे होगे, आपको मालूम ही नहीं होगा आप क्या कर रहे हो, आपको समझने में समय समय पर आपको दिक्कत आएगी। तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, सही इंट्रोडक्शन, जो कि ओवर कॉम्प्लेक्सिफाइड ना हो, बिल्कुल जितना आपको आता है, यानी कि कुछ नहीं, उससे लेकर आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाओ। फिर आप उस चैप्टर को पहले फील कर पाओ कि अच्छा ये चैप्टर इस बारे में। फिर उसके बाद जब राइट इंट्रोडक्शन हो गया, फिर हम असली चीज़ पे आएंगे। ये है। फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लेक्चर्स यूज़ करते हैं। नहीं, लेक्चर्स आपको लेज़ी बनाते हैं, जो कि लेक्चर मतलब पैसिव लर्निंग, मतलब आप बस आंखें खोल के अपनी बैठ जाओ और फिर जो होता रहेगा उसको देखते जाओ। जबकि रीडिंग में जब आप करते हो तो आप अपनी आंखें खुद मूव करते हो, अपने हाथ खुद मूव करते हो, खुद नोट करते हो, खुद मार्क करते हो, तो वो एक्टिव लर्निंग होती है। तो रीडिंग इज़ एक्टिव लर्निंग, वॉचिंग इज़ पैसिव लर्निंग। तो रीड कर लो, रीड करो मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि रीडिंग से आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ती है, नंबर 1। क्योंकि एग्जाम में भी आपको अल्टीमेटली रीड करना है, कोई वहाँ पे लेक्चर में आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा होगा। ठीक है, तो रीडिंग एबिलिटी बढ़ाओ। ऑल्दो मैं अपने कोर्स फ्लोज में ऐसा करता हूँ स्टूडेंट्स को कि मैं उनको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ, खुद इलस्ट्रेट कर रहा होता हूँ अपनी वॉइस में, अपने वीडियोस के थ्रू, लेकिन मैं उनको रीडिंग का टास्क भी देता हूँ, क्योंकि रीडिंग एबिलिटी अगर उन्होंने लूज़ करी
तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। प्लस रीडिंग आपको वो चीज़ें करने में हेल्प करती है जो कि ऐसी हैं जो कि ज़्यादा डिटेल्ड है, डीप है। फिर आपको रीडिंग जो है वो स्किम करने में हेल्प करती है, आप बहुत सारी चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख सकते हो और आप रिवाइज़ भी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग में रिवाइज़ करना आसान होता है, लेक्चर्स में रिवाइज़ करना मुश्किल होता है। तो रीड करो और वीडियोज़ की सिर्फ तभी हेल्प लो जब हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े, और विजुलाइजेशन वीडियोस की ज़रूर हेल्प लो, हमेशा हमेशा हमेशा। कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है वो प्रैक्टिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर, उसकी कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें अगर आप नहीं देखते हो उसका होता हुआ एक्शन में, तो फिर एक्चुअली आप पता नहीं क्या कर रहे हो। अगर आप एक्चुअली एक्शन में होते हुए नहीं देख रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, तो आप इसका मतलब हाइपोथेटिकल स्टडी कर रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। फिर आपको अंडरस्टैंड करना है एक फ्रेमवर्क के थ्रू, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का एक फ्रेमवर्क होता है। सपोज आप कोई सा थ्योरम पढ़ रहे हो या कोई सा लॉ पढ़ रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो, तो फिर या फिर किसी के पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हो, बोर्ड्स पोस्टुलेट या ऐसा कुछ, तो आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है कि भाई डेफिनेशन क्या है, जो भी ये बताना चाह रहे हैं मेरे को इसके अंदर डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लॉ, वो मैं याद करूँ। फिर व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लॉ, वो मैं याद करूँ। तो डेफिनेशन याद करी, इक्वेशन याद करी, थ्योरी को पैराग्राफ्स में नहीं पढ़ा, उसको ब्रेक डाउन किया अलग अलग पार्ट्स में। फिर जो भी पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं वो मैं बुलेट पॉइंट्स में याद करूँ, ठीक है, मतलब इसको अपने दिमाग में इस तरह से प्रोसेस करूँ। फिर जो भी मेरे को एग्जांपल दिए उन्हें प्रोसेस करूँ, लेकिन उसके अंदर कोई ग्राफ्स हैं, अगर इक्वेशन है, फार्मूला है, तो ज़रूर उसका कुछ ग्राफ बन सकता है, और उस फार्मूला में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है। जैसे F इक्वल टू एम ए में व्हाट इज़ F, व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ M। तो मास आपको पता होना चाहिए, टोटल मास ऑफ दी जिस चीज़ को आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो, जिसको भी आपने कंसिडरेशन में लिया है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। फिर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का, लेकिन वो एक वेक्टर है जो कि सही डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और जो फोर्स है वो क्या है, वो नेट फोर्स है, लेकिन ना से वो नेट फोर्स है, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स है। तो ऐसे करके आपको एक एक फिजिकल क्वांटिटी पे ध्यान देना है कि वो क्या है। एफ सिर्फ ये नहीं है, फोर्स नहीं है, नहीं, एक्सटर्नल नेट फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक क्वांटिटी पे ध्यान देना है। तो एक फ्रेमवर्क आपने बनाया कि मैं डेफिनेशन देखूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं वो देखूंगा, अलग अलग तरह की चीज़ें देखूंगा, और उस फ्रेमवर्क में मैं सारी अपनी चीज़ों को फिट कर रहा हूँ, ना कि ये कि आपने कैसे भी उसको पैराग्राफ के फॉर्म में पढ़ लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर जो भी आपने सीखा है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जो भी आपने सीखा है वो इम्प्लीमेंट हो के ही एक्सपेरिमेंट हुआ है, इम्प्लीमेंट हो के ही उसमें से ऑब्जर्वेशन निकाले गए हैं, उसी से थ्योरी बनाई गई है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो एक नेचुरल चीज़ है साइंस और मैथ के अंदर, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन आपको देखना है, इलस्ट्रेशन आपको बताएंगे कि कैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फिर इलस्ट्रेशन छुपा के करने के लिए नहीं होते, सॉल्यूशन छुपाया आप ट्राई कर रहे हो, नहीं, इलस्ट्रेशन आपको इलस्ट्रेट करने के लिए है कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, जो भी है उसके अंदर कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए, जो भी एप्लीकेबल है। फिर इसमें आपको ये सीखना होता है कि कैसे किसी ने स्टेप 1 सोचा, स्टेप 2 कैसे सोचा, स्टेप 3 कैसे सोचा। जब आप किसी को अप्लाई करते हुए देखते हो तब आप अप्लाई कर पाते हो, तो वो अप्लाई कैसे करना है उसके लिए इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल ट्राई अटेम्प्टिंग, इसे बोलते हैं सिंगलटन प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसका सॉल्यूशन देखो, सीखो। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, उसका सॉल्यूशन देखो, सीखो। फिर से क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, सॉल्यूशन देखो, सीखो। ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 करते रहो। तो इलस्ट्रेशन से सीधे मत इस पे आ जाओ कि 10 क्वेश्चन में एक साथ प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका सॉल्यूशन से सीखो, ताकि अगर गलत कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए। ऐसा ना हो कि आप 50 क्वेश्चन कर लो, फिर आप 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे हो, तो फिर आपको पता चले कि नहीं, मैंने एक ही गलती जो 10 बार करी थी। क्या मतलब निकलेगा ये सब करने का। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद तो इससे आप क्या कर रहे हो, आप अटेम्प्ट करना सीख रहे हो, खुद से क्वेश्चन को करना सीख रहे हो। इसके बाद आप प्रैक्टिसिंग पे आओगे मोमेंटम बिल्ड करने के लिए, कि आप 10 10 5 5 क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट कर रहे हो और फिर आप सीख रहे हो। फिर आप इस पे आओगे कि अपनी एक्यूरेसी को कैसे आप बढ़ाओ। तो एक्यूरेसी बढ़ाने का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस को, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने मोमेंटम में प्रैक्टिस करी, आपने एक एक कॉन्सेप्ट के 5 5 10 10 क्वेश्चन किए, उसको अप्लाई करना सीखा। फिर जब आप उसे टेस्ट की तरह अटैम्प्ट करो कि 10 क्वेश्चन मैं ब्लाइंड अटैम्प्ट करूँगा और मेरे को उनको टेस्ट की तरह करना है और मेरे को विद इन टाइम इसे करना है। फिर मैं एनालाइज करूँगा और फिर मैं इंप्रूव करूँगा। अटैम्प्ट, एनालाइज, इंप्रूव, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लेते हैं मैं ये लेवल 1 के क्वेश्चन के साथ कर रहा था। लेवल 1 के क्वेश्चन क्या होते हैं, लेवल 1 के क्वेश्चन होते हैं नंबर 1, अगर फिजिक्स है, क्या मतलब ऐसा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होता है तो वो होता है लेवल 1। किसी क्वेश्चन में एक ही तरह का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा हो, या एक ही तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा हो, या 2 तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हो एट मैक्स, तो वो लेवल 1 क्वेश्चन माना जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं तो लेवल 2 क्वेश्चन माना जाएगा, यानी कि जेईई मेन लेवल क्वेश्चन। फिर उसमें अगर एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और फिर उसका जो पैटर्न है वो पैराग्राफ टाइप है या मल्टी करेक्ट है या फिर इस तरह कुछ है, तो वो जेईई एडवांस लेवल का माना जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है। तो अभी आपको लेवल 1 क्वेश्चन के साथ ऐसा करना है कि आपने पहले उनको सिंगल अप्लाई किया, फिर आपने प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल अप्लाई किए, 5-5 एक बार में, फिर आप 10-10 करके टेस्ट कर रहे हो, और टेस्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो। फिर जब आपने ऐसा लेवल 1 के साथ कर लिया, फिर आप सेम चीज़ करते हो लेवल 2 क्वेश्चन के साथ, फिर आप लेवल 3 के साथ ऐसी चीज़ करते हो लेवल 3 क्वेश्चन के साथ। तो इससे आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होती है। ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आपकी एक्यूरेसी बिल्ड नहीं हो जाती। इससे कैसे एक्यूरेसी बिल्ड हो रही है? क्योंकि आप अटैम्प्ट कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपकी गलती क्या थी, और उस गलती को आप 3 कैटेगरीज में तोड़ रहे हो कि क्या जो मैंने गलती करी उसका रूट कॉज क्या था, क्या मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, ये रूट कॉज था। लेकिन हर चीज़ को सिली मिस्टेक की तरह लेवल मत कर देना, देखना कि उसका रूट कॉज क्या है। क्या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसका रूट कॉज है, क्या लैक ऑफ प्रैक्टिस रूट कॉज है, क्या लैक ऑफ रिवीजन रूट कॉज है। अगर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रूट कॉज है तो फिर जाओ पढ़ो उसको, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ो, अलग अलग सोर्सेज से पढ़ो, ये इंश्योर करो कि आपने सही से सीखा है ना। अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस इशू है तो फिर और प्रैक्टिस करते रहो उस सेम कॉन्सेप्ट की, उस सेम तरह के क्वेश्चन को, अलग अलग मतलब उसी तरह के क्वेश्चन के और वर्जन्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये सब करने के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल मटेरियल्स करने में बिल्कुल हेजिटेशन मत करना, उन सबको यूज़ करो एनसाइक्लोपीडिया की तरह। ऐसे नहीं कि आप कवर टू कवर कंप्लीट कर रहे हो। मेरे को इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करना है, अलग अलग बुक्स मेरी कैसे इसमें हेल्प कर सकती हैं, ये मेरा टोटल एम है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। तो आपने ये किया, फिर अगर लैक ऑफ रिवीजन उसकी प्रॉब्लम है तो फिर आप जाकर रिवाइज करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने चीज़ें याद नहीं की होती नेसेसरी, और वो हमें याद नहीं होती, इस वजह से ऐसा होता है कि हम कोई गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो एक्यूरेसी को जब आप अपने लेवल 1 के क्वेश्चंस की एक्यूरेसी आपकी कम से कम 90% होनी चाहिए, उसके बाद आप लेवल 2 के क्वेश्चन पे जाओगे, और उसकी एक्यूरेसी कम से कम 80 to 90% होनी चाहिए, तब आप लेवल 3 के क्वेश्चन पे जाओगे, और लेवल 3 के क्वेश्चन में आपको एज मच एज पॉसिबल एक्यूरेसी क्रिएट करनी है। जब 70 to 80% एक्यूरेसी से ज़्यादा क्रिएट होने लग जाए तो फिर उसके बाद आपको फोकस करना है इस पर कि आपसे क्वेश्चन विद इन टाइम होने लग जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा बदलना है, आपको टाइम एनालिसिस करनी है। पहले आप ये ध्यान रख रहे थे कि कहाँ पे मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, स्टेप 3 पे मैंने गलती कर दी, स्टेप 2 पे गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी। अभी आप ये देख रहे हो कि कहाँ पर मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो टाइम एनालिसिस करो कि कहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये सब कब, जब एक्यूरेसी आपकी अच्छी होने लग जाए। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और आप ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करोगे तो आप हबड़ तबड़ मचा दोगे, गलती कर दोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो एक्यूरेसी अच्छी करी, फिर टाइम पे वर्क किया, फिर उसके बाद आप क्या करो, जिन पार्ट्स में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उन पार्ट्स की अलग से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे कोई सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसकी अलग से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जस्ट फॉर स्पीड, ताकि जिसमें आपको टाइम लग रहा था सबसे ज़्यादा उसमें टाइम ना लगे। मान लेते हैं आप एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें 3 स्टेप थे, स्टेप 2 पे आपको 1 मिनट लगा, स्टेप 1 पे 30 सेकंड, और स्टेप 3 पे 30 सेकंड। तो जो 1 मिनट लगने वाला पार्ट है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें 1 मिनट से कम लगना चाहिए था, इसमें भी 30 सेकंड लगने चाहिए थे, तो फिर आपको ऐसा करना चाहिए कि इसी पार्ट की अलग से आप प्रैक्टिस करे जा रहे हो बार बार। मान लेते हैं उसके अंदर कैलकुलेशन था या उसके अंदर कोई चीज़ थी, तो आपको रीज़न फाइंड करना है कि आपको टाइम क्यों लग रहा है। क्या ऐसा है कि कैलकुलेशन स्पीड आपकी कम है इस वजह से टाइम लग रहा है? क्या आपको सही मेथड फिगर आउट करने में टाइम लग गया? क्या आपको फार्मूला याद करने में फार्मूला याद करने में टाइम लग गया? तो अगर आपको सही मेथड फिगर आउट करने में टाइम लग गया, इसका मतलब लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। अगर आपको इसमें सिंपली कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब लैक ऑफ कैलकुलेशन स्पीड है ना। अगर इसमें आपको टाइम लग रहा है कुछ याद करने में ज़्यादा, इसका मतलब आपने या तो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं करी या रिवीजन अच्छा नहीं किया, तो वो आप उस पर फिर वर्क करो। तो ऐसे आपको रीज़न फाइंड करना है कि क्यों आप स्लो हो उस चीज़ में, और फिर आपको उस पर वर्क करना है। कोई भी चीज़ को आप इंप्रूव कर सकते हो जब आप उसका रीज़न फाइंड करते हो, रूट कॉज फाइंड करते हो। उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको स्लो लग रहा है तो किन किन रीज़न से लग सकता है, उन रीज़न पे आप अलग से वर्क कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप फिर से लग जाओ उसे करने में। तो ऐसे आपको अटैम्प्ट कर करके उसमें अपनी जो स्पीड है वो भी बढ़ानी है। अंतर देख पा रहे हो क्या स्टडी और प्रिपरेशन के बीच का? एक्चुअली आपको इस तरह से करना होता है, तभी तो आप एक्यूरेसी और स्पीड पर रीच करोगे हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर, और फिर हर एक चैप्टर के अंदर। और जब आप एक चैप्टर को मास्टर करना सीख जाओगे तो आप सारे चैप्टर को मास्टर करना सीख जाओगे, क्योंकि सभी के अंदर सेम पैटर्न अप्लाई हो रहा है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो इस तरह से आपने किया, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जेई मेन और जेई एडवांस के पैटर्न के ही क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप पैटर्न से बाहर जा रहे हो प्रैक्टिस करते वक्त, तो तभी जाना जब वो क्वेश्चन ऐसा हो जो एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से इलस्ट्रेट कर रहा है, या फिर एक एल्गोरिदम को, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को अच्छी तरह से इलस्ट्रेट कर रहा है, तभी ये सब्जेक्टिव और बाकी क्वेश्चन ट्राई करना है। अदरवाइज तो जो जेई मेन और जेई एडवांस का पैटर्न है उसी पर स्टिक करना। फिर आपको क्या करना है, अप्रोच पर अटेंशन पे करना शुरू करनी है। अब आपने प्रैक्टिस इनफ कर लिया, अब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम्स आपको सीखनी है, ठीक है। अब ये क्या है मैं इधर डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो अल्टीमेटली ये है कि इसमें आपको जो चीज़ आप कर सकते हो अभी से, वो ये है कि अप्रोच पे अटेंशन पे करो कि किस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सॉल्यूशन में किस तरह से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कैसे कोई इस बारे में सोच रहा है। जब आप ये सोचोगे तो आपको भी अप्रोच क्लियर होगी, ठीक है।
फिर आपको यहाँ पे आपने चैप्टर कर लिया प्रैक्टिस अच्छी तरह से, अब आपको रिवीजन के लिए क्या करना है इसमें, कि आपको मार्क क्वेश्चन करके रखने हैं एंड सो ऑन, नहीं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप क्वेश्चन मार्क करके रख सकते हो जहाँ से भी आपने पढ़ा है कि ये क्वेश्चन मैं रिवीजन के टाइम यूज़ करूँगा, जो कि इसमें ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से रिवाइज हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है ना, इस तरह से। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन कायदे से रिवीजन क्वेश्चंस आपके जो टीचर्स और मेंटर हैं उन्हें अलग से तैयार रखना चाहिए। मैं अपने कोर्स क्लोज में ऐसा करता हूँ कि रिवीजन क्वेश्चंस अलग से तैयार रखता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हैं चैप्टर्स के, वो सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करें, ठीक है। सिर्फ 10% सहारा लें फार्मूला शीट्स या नोट्स और इन सब का, जो कि आपने अभी भी कोई चीज़ प्रैक्टिस करी है, आपको उसके फार्मूला और उसके सारे जो पॉइंट्स हैं वो डेफिनेटली याद हैं और याद रहेंगे अगर आप क्वेश्चन उससे करते जाओगे सही तरह के। रिवीजन क्वेश्चन अलग तरह से डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, जो कि डिज़ाइन करने वालों को मालूम होता है। आप चाहो तो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप मार्क कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो फिर मैं आपको अलग से देता हूँ। तो इसे मैं बोलता हूँ रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी रिवीजन, यानी कि आप क्वेश्चंस ही कर रहे हो, जो आपने पढ़ा था उसी के क्वेश्चंस आप करते जा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी जस्ट उसी कम कर रहे हो। जैसे आप उसके मान लेते हैं एक चैप्टर के आप 100 क्वेश्चन कर रहे थे पर डे, लेकिन आप अब धीरे धीरे करके आप 10 क्वेश्चन पर वीक कर रहे हो उस चैप्टर के, एक हफ्ते में से 10 क्वेश्चन, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होते जा रहे हैं और हर हफ्ते आप कर रहे हो। तो इससे क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुई, लेकिन आपकी कभी प्रैक्टिस छूटी नहीं। जब आपकी प्रैक्टिस छूटी नहीं तो आपके साथ ये हादसा नहीं हुआ कि आप पहले आप कोई चीज़ पढ़ो, फिर आप भूल जाओ, फिर आप उसको याद करो। भूलने का टाइम ही नहीं मिला, हमने कभी छोड़ा ही नहीं उस चैप्टर को, बस हमने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, जो कि नए चैप्टर भी तो करने हैं, जस्ट फ्रीक्वेंसी कम कर दी, दैट्स इट। और इससे एक्चुअली ऐसा होता है कि आप कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलते हो। जैसे मैंने कभी कोई चीज़ नहीं भूली, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ उसकी प्रैक्टिस करता रहा, प्लस मैंने जब चीज़ों को पढ़ा तो ही इतना डीप पढ़ा कि मैं भूल सकता ही नहीं हूँ, ठीक है। आपको क्या लग रहा है ये सब जानने के बाद, चैप्टर मास्टरी का तरीका जानने के बाद, कि सपोज ऐसा है कि आपको हो सकता है इनिशियली लगे कि अरे मैं कैसे अप्लाई करूँ इतना सारा कुछ, लेकिन मान लेते हैं अगर आप कर लो, क्योंकि एक ही बार सीखना है और सारे चैप्टर्स में यही अप्लाई होगा, एक ही बार सीखना है, ध्यान रखना। भले ही मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है सीखना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनिशियली आपको टफ लग सकता है, लेकिन समहाउ अगर आप इसको पार कर लेते हो, आप चैप्टर मास्टरी सीख लेते हो, आप एक चैप्टर को इस तरह से तैयार कर लेते हो और आपको एक चैप्टर को मास्टर करना आ जाता है, तो आपको एक बार सीखना है और 100 बार आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ में टाइम देना वर्थ इट है कि नहीं है। सपोज आप इसे कर लेते हो, समहाउ आप इसे अचीव कर लेते हो कि आप चैप्टर मास्टरी सीख जाओ अच्छी तरह से, और इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप एक एक चैप्टर को तैयार कर लो। अगर आपने से एक भी चैप्टर तैयार कर लिया, आपने चैप्टर मास्टरी सीख ली, अब मुझे बताओ क्या आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट होगे? कॉन्फिडेंट होने का तो मतलब सवाल ही नहीं उठता कि कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट हैं, अभी दिलवा दो पेपर। तो डजेंट मैटर आपका क्या लेवल है, डजेंट मैटर आपकी क्या IQ, अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो आपको दिख रहा है कि नहीं कि आप चैप्टर को मास्टर कर लोगे, चाहे वो जो भी चैप्टर हो। आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल लोगे, चाहे वो जो भी हो। अगर आपको होता वो दिख रहा है तो फिर बस इस मेथड को पकड़ लो और इसी को फॉलो करो बार 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 बार।